आज के इस वीडियो में लास्ट वाले से आगे चलेंगे और लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन कौन सी कमियां पाई गई और उसके बाद फिर नील्स बोर ने उसमें क्या क्या सुधार किए। मैं समझा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, आज उसको लिख के आपके सामने दिखा दिया है, ऐसे कि आप चाहें तो नोट कर लें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आपका हाइपोथेसिस थी वो थी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करेगा या घूमेगा, लेकिन उसकी परिक्रमा कैसी होगी? स्थायी कक्षा होगी और अविकरणीय वृत्ताकार कक्षा होगी। अविकरणीय का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि घूमते समय वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो जो बात रदरफोर्ड ने कही थी कि उत्सर्जित किसी भी कक्षा में घूम सकता है, तो वहाँ पर यही उनके ऊपर ड्रॉबैक आया था कि अगर वो घूम रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और फाइनली वो कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा और अपनी एनर्जी समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को उन्होंने कह दिया कि अविकरण होगा, रेडिएशन नहीं होगा ड्यूरिंग द रोटेशन, और किसमें? स्टेबल जो ऑर्बिट है उसकी जो स्थायी कक्षा है उसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होगा। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात को जारी रखा कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अवकेंद्र बल है वो अवकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और ऊपर लिख लीजिएगा, समय की थोड़ी बचत के लिए मैंने इसको नहीं लिखा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या r है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो आपका v है। यहाँ पर एक काम आपका कांस्टेंट का कर रहा है, जैसे आप सभी जानते हो कूलाम के नियम में 1/4πε0 किया आता है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर a ले लिया गया है। Ze जो भी परमाणु है, अगर L पकड़ लेते हो तो 2e आ जाएगा। अगर किसी Z परमाणु पे आप बात करते हैं, किसी परमाणु क्रमांक दूसरे तत्व के बारे में बात करते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक Z। इलेक्ट्रॉन E दिखाएगा, तो इस नाभिक का आवेश हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नाभिक का आवेश धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका ऋणावेशित है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो वही आकर्षण बल और अविकेंद्र बल की कंपैरिजन करके उन्होंने ये फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया। तो फाइनली आप लिख दीजिएगा Ze नाभिक पर आवेश है, E आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश है, तो इसमें जो विद्युत बल लगेगा वो अवकेंद्र बल को संतुलित करेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये इक्वेशन लिखेंगे। तो ये था इसका फर्स्ट अजम्पशन या फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेकंड वाली पर आते हैं, दूसरा वाला है द्वितीय परिकल्पना। ये सेकंड हाइपोथेसिस जो दी गई थी वो आपके एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के लिए दी गई है। तो इसमें क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किन कक्षा में घूमेगा? जैसे पहले वाले में कहा गया स्थायी कक्षाएं होंगी, ठीक है। तो स्थायी कक्षा के लिए ये बताया कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी हिंदी में हम कहते हैं तो कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग का मान h/2π का गुणा जो होगा। जैसे मैंने बताया था ये वाला जो आपका थीसिस है, हाइपोथेसिस है, ये टोटली बेस है आपके प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। और मैक्स प्लांक ने ये माना है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। वहीं यहाँ पर h जो कहलाता है आपका प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। तो ये वाली जो थ्योरी है ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांक थ्योरी है, ठीक है ना। तो और ये थ्योरी कहीं भी वेव की बात नहीं करती है, तो इसका ड्रॉबैक भी हम लोग अभी आज ही आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें ड्रॉबैक्स बताएंगे कि इसमें भी जो कमी आई वो कमियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली कमी यही थी कि वेव को नहीं मानना था ये, ठीक है। और तो अगर वेव को नहीं मानना है, यहाँ पर हम बात करें पार्टिकल के केस में, तो जो डे ब्रोगली की थ्योरी है डुअल पार्टिकल वाला जो नेचर है, डुअल कंसेप्ट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों ही साथ लेके चलते हैं, तो वो इसको फॉलो नहीं करता। तो उसका ड्रॉबैक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल यही है कि इसमें जो इसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। कई सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है कि जे, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा J = I/ω, ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कहते हैं सर ये MVR कैसे आया, ठीक है। तो MVR के पीछे कारण क्या है कि I का जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो किसी भी बॉडी के लिए mr² आप उसको कंसीडर करेंगे। आपका ओमेगा जो है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध पड़ा था? वहाँ पे V = R/ω पड़ा है, ठीक है ना। तो वहाँ से ओमेगा का मान क्या निकलेगा? V/R। तो ये पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि V/R यहाँ लेते हैं और R से एक R कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? MVR आ जाएगा। तो वही MVR यहाँ पर आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा। अब बात करते हैं ये h/2π, तो ये था। n कहाँ से आया? n जो है वो आपकी क्वांटम संख्या है, m आपका क्वांटम नंबर है। क्योंकि अगर हम परमाणु की बात करें और उसके अंदर क्वांटम संख्या आपकी n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है,
तो इस तरह से वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा होगा उसके लिए n=1 रख देंगे, दूसरी कक्षा में अगर घूम रहा है तो n=2 रख देंगे। इस तरह से क्वांटम संख्याओं के मान वहाँ पर रख देंगे। तो इसका कारण ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसकी निश्चित कक्षा होगी, कुल मिला के इतना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये था आपका। अच्छा इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा लिख दीजिएगा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसके ऊपर ही लिखेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट आपका यहाँ तक ख़त्म करें, उसके बाद m क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है, आज जिस कक्षा में वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या, n बता दीजिएगा, m क्वांटम संख्या है, h आपका प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक है, और 2 पाई तो आप जानते ही, 2 पाई कांस्टेंट है आपका। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख दीजिए, और ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है जो आप लोग ना जानते। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ाकर इस मैटर को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो। देखिए, अगर आप बोर्ड के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर ये वाला क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आता है तो जैसे मैंने बताया कि आप इन सबको भी हिंट में खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। और अगर 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाए आपसे तो सीधा सीधा आपको शॉर्ट में लिखना है और सीधा फॉर्मूला लिखिएगा और आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर डिटेल में पूछता है तो उसके अनुसार चलते हैं। जो आंसर देने का पैटर्न है वो ध्यान रखिए, अंकों के आधार पर होता है। आप 1 नंबर के सवाल में 2 पेज भर रहे हैं तो ये सही नहीं। ठीक है, इससे आपको समय की आपकी ड्रॉबैक होगा, समय में कमी आएगी, फिर बड़े क्वेश्चन आप लोग नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का आंसर जो दिया करिए नंबरों के आधार पर। चलिए बात करते हैं, थर्ड पर आते हैं। तृतीय परिकल्पना, थर्ड हाइपोथेसिस जो थी वो वही थी पहली वाली कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, केवल कब करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण। देखिए यहाँ पर दोनों बातें आ गई, एमिशन भी आ गया और आपका अवशोषण भी आ गया। पिछले वाले वीडियो में भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। तो आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन केवल कब होगा, जब वह अपनी स्थायी कक्षा को छोड़ेगा। स्थायी कक्षा को छोड़ने का मतलब है कि अगर बाहर से ऊर्जा उसको मिलेगी। अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको इसके बाद लिखना है अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का हो तो। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन या परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने से उच्च कक्षा में चला जाएगा। वहाँ कितनी देर ठहरता है, मैंने बताया था पिछली बार, 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करेगा, उसके बाद फिर वापस अपनी मूल कक्षा में लौटेगा और लौटते समय फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना, तो अवशोषण पहले होगा या उत्सर्जन पहले होगा, अवशोषण, एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन के समय ही केवल ऊर्जा का या रेडिएशन होगा, तभी जब वह अपनी कक्षा को छोड़ेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 दे रखी है और निम्न कक्षा की ऊर्जा आपकी E1 है, तो उस समय जो आवृत्ति मान के चलिए जो प्रकाश वो रेडिएट कर रहा है, अगर लौट रहा है वापस 10⁻⁸ सेकंड के बाद में, तो इसमें क्या संबंध होगा, E2 - E1 उन कक्षाओं की ऊर्जा ले ली जाएगी, H आएगा प्लांक कांस्टेंट और न्यू के बराबर। ये क्यों किया, ये भी प्लांक का थ्योरी, जो भी प्रकाश आपको दिखाई देता है वो फोटोन है और फोटोन की ऊर्जा h न्यू या hc/λ, विराम फोटोन का द्रव्यमान 0। ठीक है, अभी आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, पूरी फाइनली एक आपका रिवीजन वाला वीडियो और तैयार करेंगे। जैसे हम लोग अपना ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद एक अच्छे से जो बच्चे तैयारी करना चाहेंगे, ठीक है, उनकी तैयारी कराएंगे, जो भी हिंट देंगे या बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी आपको अच्छी बातें बताई जाएंगी स्कोरिंग करने के लिए, तो आप साथ बने रहिएगा। तो ये था आपका तीसरा जिशम, तीसरी हाइपोथेसिस, तीसरी परिकल्पना। और इस परिकल्पना के बाद हम इसके पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स पर आते हैं।